हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस के आपके अपने परिवार में। सबसे पहले तो एक बार ये बता दीजिए, वॉइस क्लियर है या फिर राम राम और गुड मॉर्निंग सबको। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए, एक मैगज़ीन आपको मिली होगी अक्टूबर 2021 वाली। ठीक है, अब उस मैगज़ीन को कैसे क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर्स के टॉपिक एक तो आप या तो न्यूज़पेपर फॉलो कर लो, पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन, कौन कौन न्यूज़पेपर फॉलो करता है आप में से? न्यूज़पेपर में भी देखिए, हमें दो प्रकार की खबरें मिलती है। एक तो मसाले वाली खबरें मिलती है जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका संबंध यूपीएससी में दूर दूर तक कहीं से नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल और केवल यही सब खबरें पढ़ते रहते हैं और फिर बाद में कहते हैं सर करंट अफेयर्स से तो मुझसे कुछ बना भी नहीं। पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि फैक्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चन बहुत कम जो हैं आपके यूपीएससी में पूछे जाएंगे। वो कहीं ना कहीं रहेंगे तो फैक्चुअल, मतलब वन लाइनर ही आपको नॉलेज पता होगी तो आप कुछ क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाओगे, उसके ऑप्शन को। क्योंकि जो क्वेश्चन की प्रकृति है, अब जब अगली बार करंट अफेयर्स की क्लास होगी तो उसमें मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग ये समझ पाओ कि रियल में क्वेश्चन करंट अफेयर्स से कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट होती है, एक सूचकांक होता है जो कि निकाला जाता है हर वर्ष, इसलिए ताकि देश की ग्रोथ देखी जा सके कि इकोनॉमिक फील्ड में किस तरीके की किसी कंट्री के साथ ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो उसमें दो तीन ऑप्शन दिए गए थे। एक तो ऑप्शन उसकी रैंकिंग के हिसाब से था कि भारत को ये मिली हुई है, और दूसरा ये था कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर जो है वो डिस्कस कराए गए हैं। तो अगर हमें मान लो फैक्चुअल भी पढ़ रहे हैं जैसे आप लोग, ठीक है, तो अगर फैक्चुअल के रूप में हमें ये पता होता कि ये रिपोर्ट निकालते कौन संस्थान है, और दूसरा इसकी रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है, और तीसरा इसके पैरामीटर कौन कौन से हैं, तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को सही कर पाते। तो ये फैक्चुअल का रोल हो जाता है। लेकिन अगर अपन इसको एलेबरेशन के साथ पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ना केवल प्री में इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और किसी को बीच में डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगली बार क्वेश्चन लेकर आऊँगा करंट अफेयर्स के, तो आपको उसमें बाकी के नॉलेज जो है वो पता चलेगी। ठीक है, अब जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे, ये आपको मैगजीन मिली होगी। अब देखो इसको पढ़ना कैसे है और किस तरीके से टैकल करना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, हम डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन कानून के बारे में, यानी कि पॉलिटी के क्वेश्चन जो इसमें है करंट अफेयर से जुड़े हुए, उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि पॉलिटी वाला पोर्शन इसमें मैं जब डिस्कस करवाऊंगा तो फ़ायदा आपको ये है कि आपकी पॉलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और तो आप ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अब चलिए इसको मैं आपको कुछ डिस्कस करवा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, राज्य व्यवस्था और पॉलिटी, पॉलिटी और गवर्नेंस आपको दोनों ही पता है, आपके जीएस पेपर 2 के पार्ट हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसके पार्ट हैं? जीएस 2 के पार्ट हैं। एक तो पॉलिटी वाला राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन भी आता है और आपको गवर्नेंस वाला पोर्शन अलग से आता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, इस मैगजीन में आपके लिए करीब 6 न्यूज़ दी गई हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वाली न्यूज़ें ऐसी हैं कि इनसे लगभग 5-6 सालों से हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन की जो प्रकृति होती है वो अलग अलग चेंज होती रहती है, बाकी सेम इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो का यानी करंट अफेयर्स के आज के लेक्चर का उद्देश्य ये रहेगा कि आप लोग थोड़ा सा रीजनेबल हो जाओ कि किस तरीके के पोर्शन आपके यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर नहीं दिख रहा है? थोड़ा नहीं, आपको एक काम करना है, अगर आपके पास 2 मोबाइल हो ना तो आप एक से वो वाली मैगजीन खोल लो। ठीक है,
फर्स्ट कंडीशन, अगली बार से मैं एक काम करूंगा कि आपसे बोल दूंगा कि मैगजीन के ये टॉपिक आज कंप्लीट होंगे, तो आप या तो उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के रख लेना अपने पास, ठीक है, या फिर मार्केट से ऑफलाइन वाली भी ये मैगजीन आती है तो आप उसको रख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा था तो उसको मैंने वो बोल रहा था कि सर मैं इसको कैसे पढ़ूं इस मैगज़ीन को, तो मैंने कहा कि भाई कैसे भी पढ़ लो, क्योंकि वो सीरियस नहीं था पढ़ने के प्रति, तो मैंने कहा कैसे भी पढ़ लो, उसको बस ऐसे ही कह दिया। लेकिन फिर जब कुछ दिनों बाद वो फिर से आया तो मैंने उसको फिर से लौटा दिया। तीसरी बार जब वो आया तो मैंने उससे बोला कि देखो इसको पढ़ना कैसे है, इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि मार्केट में तो हर जगह उपलब्ध है, सभी पढ़ के IAS बन सकते हैं, लेकिन इसके कुछ टेक्निक होती हैं पढ़ने की, जैसे कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे। सर जी अगस्त वाला मैगज़ीन करा दीजिएगा। ओके ओके अनीस करवा दूंगा। तो परमेश्वर क्लियर नहीं दिख रही है, जूम कीजिए। वो क्लियर नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है, बस आप सुनिए, क्योंकि आपके पास मैगज़ीन तो है ही, है ना, आप सुनिए इसको, क्योंकि जो मैं बोलूँगा वो सब रहेगा इसमें। हम PDF निकाल ली, वेरी गुड अनीस। ऐसे ही देखो अर्नब तुम भी निकाल लेना, ठीक है, PDF निकाल लोगे ना, उसका फ़ायदा ये है कि ऑफलाइन मोड में पढ़ना बेटर होता है, ठीक है। ऑफलाइन मोड मतलब कि ऐसा कि जैसे हमारे सामने कुछ रिटन फॉर्म होगा, जैसे बुक है, लक्ष्मीकांत की बुक है, अगर वो सामने रखी होगी तो आप उसको बार बार जब रिवाइज करोगे ना तो बेटर रहेगी, ठीक है। चलिए अब पहले क्वेश्चन में आते हैं, फिर मैं शुरू करूँगा, अगस्त की भी करवा दूंगा, ठीक है। और इससे अच्छा तो पता क्या है, अभी मैं आपको ये करवाऊंगा ना तो आपको खुद ही अगस्त की मैगज़ीन पढ़ने में मज़ा आएगा। अभी जो ये मैगज़ीन है इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होती है, ठीक है, तो इसको आसान करते हैं, आइए शुरू करते हैं। अब देखिए CBI बनाम राज्य, मतलब कि CBI वर्सेस स्टेट। अब मुझे एक बात बताओ, आप सब लोगों में से आपने सब ने ये सुन रखा होगा CBI क्या होती है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको ये पता है ना। अब CBI से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसके स्टेट के साथ किस तरीके से बार बार साल दर साल से जब से CBI बनी है तब से ही विवाद होता चला आ रहा है, आखिर वो विवाद के बिंदु कौन से हैं ये आपसे यहाँ पर डिस्कस करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहले वाले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब में भी थोड़ा सा आपको साफ दिख रहा होगा, है ना। चलिए अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये सबसे पहले सुर्खियों में क्यों रहा हम ये देखेंगे। अब सुर्खियों में रहने का एकमात्र रीजन इसका ये था कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के पास ये बोला है कि सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि जो स्टेट है उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, सहमति लेनी पड़ेगी। किसको सहमति लेनी पड़ेगी, ये देखिए केंद्र सरकार को सहमति लेनी पड़ेगी जब राज्य के साथ किसी भी प्रकार का कोई तालमेल रखना है, ठीक है। जैसे कि सपोज करिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा ताकि आप आगे चलकर भी इसको कंसीडर कर पाओ। देखिए मान लो कि आपका ही प्रदेश है, मान लो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश में CBI को जांच करनी है, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में CBI को जांच करनी है तो सबसे पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी किसकी, स्टेट की। बिकॉज आपको पुलकित सर ने पढ़ाया होगा पॉलिटी में कि हम एक संघवादी देश में रहते हैं, यानी कि फेडरल सिस्टम इंडिया में है। और फेडरल सिस्टम का मतलब है कि जैसे आपको एक पॉइंट भी बताया गया होगा कि हम वैसे तो संघीय हैं, स्टेट के पास भी अधिकार हैं केंद्र के साथ साथ, लेकिन जब कभी इमरजेंसी वाली स्थिति आ जाती है तो हम एकदम से संघीय व्यवस्था से एकात्मक यानी कि यूनिटरी हो जाते हैं। पढ़ रखा है ना आपने, यस और नो में आंसर देते रहिएगा, ठीक है। हम संघीय से एकदम से एकात्मक हो जाते हैं, यानी कि स्टेट की सब पावर कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के पास चली जाती है ताकि हम बाहरी ताकतों से या फिर किसी चुनौतियों से सामना कर सकें। ये तो पता है, ठीक है। तो सेम स्थिति अभी भी है कि केंद्र सरकार के पास
एक एजेंसी है, ठीक है, जिसका सीबीआई हम जिसको कहते हैं, और वो स्टेट के साथ तब जांच पड़ताल शुरू कर सकती है किसी भी स्टेट में जब उसकी कंसेंट हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, देखो मजे लेकर पढ़िएगा क्योंकि करंट के मुद्दे हैं, न्यूज़पेपर को कैसे टैकल करना है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। ठीक है, अब जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, तीन पार्टियां हैं यहां पर देखिए, एक तो सेंट्रल है, दूसरा स्टेट है, और तीसरा कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब सेंट्रल ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि पश्चिम बंगाल के पास कि पश्चिम बंगाल के पास, या फिर जैसे अपन एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल का ही ले लें, पश्चिम बंगाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो हमें सर्च करने से रोके, ठीक है। अब तो ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि पावर तो है, ठीक है, तो ये आपको ये पता चल गया। अब मुद्दा देखिए आपका यही था, ठीक है। अब यहां पर देखिए सीबीआई के बारे में डिस्कस करते हैं, क्यों करना है उसको समझिए। जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो वो ये नहीं पूछा जाएगा, और आप लोग भी आज से ही ये प्रण ले लो कि आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे कि देश में चल क्या रहा है, बट अगर आप एज अ यूपीएससी कैंडिडेट हो तो आप केवल उसकी तह तक जाने की कोशिश करोगे। सपोज करिए कि जैसे महात्मा बुद्ध का कोई चित्र हाईलाइट हो गया, तो आप चित्र के पीछे नहीं भागोगे, आप किसके पीछे भागोगे, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के ऊपर, कब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, और कब महात्मा बुद्ध ने कहाँ कहाँ यात्राएं की, महात्मा बुद्ध की पेंटिंग कौन सी हैं, उनसे संबंधित गुफाएं कौन सी हैं, ये आप भागोगे। ठीक वैसे ही यहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच में सीबीआई को लेकर कोई टसन चल रही है, तब आप यहाँ वहाँ ना भाग के, इधर उधर के पॉइंट में ना भागकर आप क्या देखोगे कि इनके कोर एरियाज क्या हैं जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग देखिए, एक बार सीबीआई से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन थे वो मैं आपको डिस्कस करूँ, समझ में आया ना, हाँ यस और नो लिखते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, यह केंद्र सरकार की मुख्य जांच एजेंसी है। फर्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया कि ये केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मुख्य जांच एजेंसी है, फर्स्ट ये निकल कर आया, ठीक है, जो क्या करती है, भ्रष्टाचार से संबंधित, यानी कि ये हर एक वो मामला देखेगी जो कि भ्रष्टाचार के मामले होंगे, और बड़े आपराधिक मामलों की जांच भी ये करती है। जैसे आप लोगों ने अभी देखा होगा कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, तो उसके पीछे काफ़ी सस्पेक्ट आए, जैसे आर्यन खान हो गए, और अभी हाल ही में जो इशू चल रहे थे उनमें भी लोगों ने कहा कि हमें सीबीआई जांच चाहिए है। अब अगर कोई स्टेट का मामला होता है तो स्टेट पुलिस ही हैंडल कर लेती है, ठीक है, या जुडिशरी है हमारी, लेकिन अगर इसको और हायर लेवल पर जाना होता है तो सीबीआई को मुद्दा सौंप दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी अपन डिस्कस करेंगे कि फिर पश्चिम बंगाल को कौन सी दिक्कत है अपना मुद्दा केंद्र सरकार को देने के, कि भाई आप करो या ना करो, उसको क्या दिक्कत पड़ रही है, ठीक है। केवल पश्चिम बंगाल की बात ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं इंडिया में जिन्होंने अपनी कंसेंट यानी कि सहमति को वापस ले लिया, किससे, केंद्र सरकार से, कि भाई आप हमारे यहाँ जांच नहीं कर सकते। समझ में आया। ये भी बता दीजिए कि किसमें कौन कौन सा टॉपिक, हाँ वो मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, बस एक प्रॉपर तैयारी के साथ बढ़ते रहिए, ठीक है। देखो कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, हमारे जो शास्त्र है वो कई सालों पहले कह गए हैं, मतलब सदियों पुरानी जो शास्त्र है वो कह गए कि भाई कर्म करते जाओ अपना, ठीक है, तो कर्म ही करना है और फल तो मिलेगा ही। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो एक ऑप्शन ये भी आ सकता है, उसमें लिखा रहेगा कि सीबीआई एक कानूनी संस्था है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीबीआई इज नॉट अ लीगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीबीआई कोई कानूनी संस्था नहीं है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी ये है कि ये भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की जांच करती है। दोनों चीजें समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, बिल्कुल यही, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ गई, केंद्र सरकार की एजेंसी है, कानूनी संस्था नहीं है, और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करती है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सीबीआई, ठीक है। तो आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि वर्तमान में चल रहे सीबीआई वर्सेस राज्यों के, मैं देखिए आपको यहाँ पर मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस करता रहूँगा,
तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबीआई और वर्तमान राज्यों के बीच चल रहे जो भी मुद्दे हैं या इशू हैं उनको आप किस तरीके से देख सकते हो। केंद्र सरकार के पास या फिर सीबीआई के पास कौन कौन सी पावर है कि वो स्टेट के ऊपर अपने आप को हावी कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। आइए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सीबीआई निदेशक के बारे में। अब देखिएगा कहाँ पर पेच फंसता है कि क्यों स्टेट जो है वो अपनी कंसेंट देने से मना करते हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए, स्टेट को यानी कि राज्यों को क्या समस्या है कि वो अपनी कंसेंट केंद्र सरकार के हाथ में देने की मनाही रखते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लोकपाल अधिनियम जो 2013 में आया था उसमें एक बात हुई थी। लोकपाल अधिनियम जो 2013 में आया था, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि लोकपाल अधिनियम 2013 वाला, ठीक है, जो अधिनियम है उसमें कहा गया था कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है, जो डायरेक्टर ऑफ क्या है सीबीआई है, उसकी एक समिति की अनुशंसा पर की जाएगी उसकी नियुक्ति। और उस समिति में कौन रहेगा, मान लो मैं आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। इसमें कौन रहेगा, एक तो मुख्य व्यक्ति रहेगा पीएम, ठीक है, फर्स्ट रहेगा पीएम और दूसरा रहेगा लोकसभा में विपक्ष का नेता। ये आपको सब कुछ पढ़ा दिया गया है, ठीक है, जब आपकी पॉलिटी की क्लास चली थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में भी आएगा। तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत कोई सर्वोच्च न्यायालय का कोई एक न्यायाधीश शामिल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये बता दीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ये कंपोजिशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अब जांच प्रक्रिया कैसे शुरू होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लो, ठीक है। जांच प्रक्रिया किस तरीके से शुरू होती है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र सरकार राज्य से इस प्रकार के मामलों की जांच करने का सीबीआई को अधिकार दे सकती है। इन शॉर्ट फर्स्ट पर्सन कौन है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो वो क्या कर सकती है कि अधिकार दे देगी सीबीआई को कि जाओ आप कहाँ पर कर लो, मान लो पश्चिम बंगाल में जा करके जांच कर लो करप्शन की, ठीक है। परंतु अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बट द मेन रिस्ट्रिक्शन इज दैट यू हैव टू टेक, ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ स्टेट। आपको म्यूचुअल कंसेंट लेनी पड़ेगी स्टेट की, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए लंबे समय से देखिए पेच फंसता हुआ चला आ रहा है कि आखिर स्टेट जो है अपनी कंसेंट वापस क्यों ले रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आ गई बात। अब अगर कभी डिस्कशन हो आपके दोस्तों के बीच में या कहीं ग्रुप में तो आप बता सकते हो, ठीक है, कि कंसेंट स्टेट की ज़रूरी है और स्टेट की कंसेंट लिए बिना केंद्र सरकार कई बार कमेटी गठित कर देती है कि सीबीआई जांच होगी, दैट्स वाई स्टेट मना कर देते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कहीं भी इस प्रकार के अपराध होने पर अब एक यहाँ पर छोटी सी कंडीशन फंस जाती है, इसको नोट करिएगा और इसको यहीं पर लिख लीजिएगा कि मेन कंडीशन ये है कि सीबीआई को आदेश या तो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, या फिर उस स्टेट से संबंधित स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है, या तो वो अगर इशू कर देगा मेमोरेंडम कि भाई आपको फलाने या मान लो किसी स्टेट में जाकर के क्या करना है, जांच करनी है, तब स्टेट की अनुमति रिक्वायर नहीं करती। समझ में आ गया। दो कंडीशन है। फर्स्ट, केंद्र सरकार अगर जांच एजेंसी गठित करेगी, मतलब कि जांच करने के लिए बोलेगी, तो स्टेट से कंसेंट लेगी, बिकॉज ऑफ वी हैव अ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारे पास फेडरल सिस्टम है, इसलिए केंद्र सरकार हावी नहीं हो सकती राज्य सरकार पर, इसलिए राज्यों को कंसेंट के साथ शामिल होने का अधिकार मिला है। स्टेट ने कह दिया भाई हम नहीं होंगे तो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब लेकिन जो हमारी जुडिशरी है, बिकॉज वी हैव 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी, और दोनों ही बैलेंस हैं। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि लेजिस्लेटिव कानून बनाती है, यानी कि विधायिका,
और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका जो कि क्या करती है, उन कानूनों को इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। और अगर ये दोनों कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले जो संसद में लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये कोई गड़बड़बाजी करते हैं तो देन वी हैव अ जुडिशरी एंड जुडिशरी हैज़ अ पावर टू, ठीक है, जुडिशरी को बैलेंस करने की पावर मिली हुई है। और अगर उधर जुडिशरी कोई गड़बड़बाजी करती है तब किसके पास पावर है, अपनी संसद के पास यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास पावर है कि वो इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट आपको पुलकित सर ने पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ाया तो सुन लो आप लोग। इम्पीचमेंट आर्टिकल 61, ठीक है, महाअभियोग सुना होगा ना आपने। महाअभियोग होता है 2/3 मेजोरिटी ऑफ सदन का हमें चाहिए है और हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को या फिर राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए एक होलिस्टिक वे है, ये है वही पढ़ने का तरीका जो मैंने एक कहानी सुनाई थी ना लड़के वाली, उस लड़के को मैंने बताया था। और क्योंकि एक तो सीधा सीधा मैगजीन पढ़ ले रहा है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी कि सिंगल वर्ड ऑफ रिलेटिव, जो कि सिंगल वर्ड जुड़ा हुआ है किसके साथ, मैगजीन के करंट अफेयर्स के साथ। तो आप उसको अलग से अपनी बुक पर जा कर के देखिएगा तो आपको 100% क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? आई थिंक नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए यहां पर देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा एक बार बता दो। नो प्रॉब्लम अनीस, अर्नब, ओके, वेरी गुड। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत संघ के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे का उत्तर दे रही है। ठीक है, अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि आर्टिकल 131 जो है, आर्टिकल 131 पुलकित सर ने आपको बताया होगा। ठीक है, आर्टिकल 131 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं। आर्टिकल 131 ये बताता है कि केंद्र और राज्य अथवा राज्यों के बीच अथवा केंद्र एवं राज्य या राज्यों तथा दूसरी तरफ राज्यों के बीच तथा दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद का निपटारा कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 131 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है कि यही आर्टिकल आपका कहाँ एग्जाम में पूछ लिया जाए। मैंने आपको दो आर्टिकल बताए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 131 द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड विद, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये दोनों ही चीज़ें रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए देखिए करंट अफेयर्स की, नीरज सर भी कह रहे थे कि एक करंट अफेयर्स की क्लास कुछ ऐसी रखो कि जो मैगज़ीन है वो हम बच्चों को ये बता पाएँ कि पढ़नी कैसी है, क्योंकि हर दुकान में, देश के हर दुकान में, और अगर देखें तो इंटरनेट में भी उपलब्ध है, लोग पढ़ रहे हैं मैगज़ीन। ठीक है, बट अगर सिलेक्शन रेशियो देखें तो 13 कितना 11 प्लस सिलेक्शन हो रहे हैं कहाँ से, हिंदी मीडियम से। दिस इज़ वेरी, क्या ये बहुत ही ऐसा वर्क है एक कि क्या ही कह रहे हैं इसमें। ठीक है, कोई भी संस्थान ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा पढ़ाता ही नहीं है। ठीक है, तुम्हें बताएगा ही नहीं कि मैगज़ीन कैसे पढ़नी है 2-3 साल तक। और जब तुम 3 साल बाद, 3 अटेम्प्ट के बाद अपना कुछ समझने लायक होगे, तब तक तुम्हें लगेगा यार बड़ी देर हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि एक छोटी सी बात है कि देखो, संघर्ष की जब बात आती है ना, तो बिना संघर्ष करे कोई महान नहीं बना। आप अपने ही महान लोगों को उठाकर देख लो। भगवान राम हैं, जब तक घर से बाहर नहीं निकले तब तक वो महापुरुष नहीं कहलाए। भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया। ठीक है, पैगंबर साहब हैं, वो भी जब मक्का से मदीना गए तभी वो पैगंबर साहब बन पाए। ठीक है, और अगर हम उसके बाद भी देखें कि जीसस क्राइस्ट, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया और जब वो भटके हैं गलियों गलियों, तब वो जीसस क्राइस्ट बने। अब्राहम लिंकन बचपन में कुछ नहीं था, महान बन गए। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कुछ नहीं था लाइफ में। ठीक है, और सब कुछ होने तक की कहानी कैसे मिली। तो संघर्ष करना पड़ता है। लाइफ, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट स्ट्रगल। और आप लोग कई बार कहते हो कि सर कोर्स जल्दी जल्दी करवा दो। अरे कोर्स जल्दी जल्दी करवाने से फ़ायदा क्या है?
बढ़ेगा कैसे, समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो अब यही है, बाकी मेरे हिसाब से तो आप सीरियस लिया करो पढ़ाई को, सीरियस नहीं लेते हो, कल देखिए आपकी नीरज सर की क्लास ड्यू टू सम रीजन नहीं हो पाई, उसके पीछे सर बस इसमें ज़्यादा नहीं है, यही किसका नोट्स बनाएं, चलिए हाँ वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी सीबीआई की, वो बनाना है, कौन से एक्ट के तहत हुई थी वो बताना है, ठीक है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है वो बतानी है, ठीक है। डायरेक्टर इसकी नियुक्ति कौन कौन सी समिति कौन कौन से करते हैं वो बताना है, ठीक है। और जांच प्रक्रिया कैसे होती है आपको वो भी बताना है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 131 याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक और मुद्दा निकला था कि राज्य ने बेसिकली अगर हम देखें तो राज्यों ने कई मामलों में एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के सीबीआई के क्षेत्राधिकार को चुनौती दी है। अब सीबीआई क्या होती है, किसी की भी उठा लेती है, ठीक है। तो अब सपोज करिए कि मान लो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की कोई खास हैं, ठीक है, उन्होंने करप्शन में संलिप्त हुए हैं, या सपोज करिए कि योगी जी हैं यूपी में, उनके कोई खास हैं, ठीक है, और सीबीआई ने उनको बिना पूछे उठा लिया, ठीक है, बिना कुछ प्रायर इन्फॉर्मेशन के उठा लिया, तो फिर हायर अथॉरिटी जो है वो तो कुछ बोलेगी ही, तो सेम कंडीशन होती है कि इसको चुनौती दी गई है कई बार, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक पॉइंट और है कि पश्चिम बंगाल ने वर्ष 2018 में ही अपनी सीबीआई से सहमति वापस ले ली थी, उसके बाद से सीबीआई को कोई राइट्स नहीं है कि पश्चिम बंगाल के इंटरनल मैटर में इंटरवीन कर सके, फिर भी सीबीआई इंटरवीन करती है, इसलिए प्रॉब्लम सामने आती हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीबीआई की कार्यवाही शासन के संघीय, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड आया, संघीय, तो आपको नोट्स में क्या बनाना है कि संघीय शब्द जो है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या महत्व रखता है, आपको ये बताना है। दूसरा, संघीय का मतलब क्या होता है ये बताना है। और जो सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहते हैं कि संघीय ढांचे को यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी वायलेटेड बाय एनी वर्क ऑफ अदर ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, तो इसको बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब संघीय ढांचे में कौन कौन से चीज़ें आती हैं वो आपके मेंस का क्वेश्चन हो गया, आया हुआ है, आप जाकर देखिएगा, ठीक है, मेंस के पेपर में, सेकंड पेपर में क्वेश्चन में है, ठीक है, कि संघीय ढांचे में क्या क्या शामिल है। और बेसिकली अगर देखें तो सब कुछ ही शामिल है, जो सुप्रीम कोर्ट एलेबरेट कर सकता है दैट कैन बी इन्वॉल्व इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वो उसमें शामिल हो सकता है। आगे बढ़ें, चलिए, तो ये आपको नोट्स में रखना है, ठीक है। अब देखिए आज आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे इस क्लास से, क्योंकि एक पढ़ने का वे ऑफ आपका बदलेगा। जैसे कि अब देखिए केवल और केवल ऐसा ही नहीं है कि सीबीआई के साथ ऐसे मुद्दे संबंधित हैं, ठीक है, कई और ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिसएग्रीमेंट देखने को मिलता है। वी कैन सी द डिसएग्रीमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। द इशू इज दैट कि देखिए ये देखिए एक तो जीएसटी का कार्यान्वयन, की जीएसटी किस तरीके से शामिल किया जाएगा और कैसे इसकी रूपरेखा बनाई गई थी वो आपको, अब देखिए यहाँ पर आया कि जीएसटी के कार्यान्वयन के बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है स्टेट और केंद्र के बीच में, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स में क्या बनाना है कि जीएसटी कब लाया गया था, थोड़ा सा जीएसटी का इतिहास, कि वर्ल्ड में जीएसटी फर्स्ट टाइम कौन सी कंट्री में लागू किया गया था, ठीक है, और इंडिया में कब लागू किया गया, और केंद्र सरकार ने क्या बोला था कि कुछ वर्षों तक की भरपाई जो है अगर जीएसटी लागू होने के बाद होती है तो केंद्र सरकार उसकी भरपाई करेगी अगर स्टेट को लॉस होता है। बट ऐसा हुआ नहीं, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में टकराव हो गया। समझ में आया है ना। तो टकराव के मुख्य बिंदु यही थे। अब आगे बढ़ते हैं, एक तो ये हो गया, और ईडी। अब ईडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ईडी जो है प्रवर्तन न्यायालय, इसके बारे में भी अब मैगजीन में तो वर्ड आ गया, छोड़ के नहीं जाना है, उसमें हमें छोटा सा नोट्स बना लेना है कि ईडी आखिर क्या था, कब लागू हुआ था और किस तरीके से यह वर्क करता है, तो ये आपको ये लगा लेना है, ठीक है।
थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, अब हमारे पास नारकोटिक्स भी है। ये सारी चीज़ें हमें अपने नोट्स में रख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक देखिए बात कि केवल पश्चिम बंगाल ही ऐसा नहीं है जिसने अपनी कंसेंट ऑफ सहमति जो है वापस ली है। इसके साथ साथ देखो महाराष्ट्र भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, और वर्तमान में 8 राज्यों ने ऐसा कर दिया कि अपनी कंसेंट ऑफ स्टेट वापस ले ली। किससे? कि हम सीबीआई को वी कैन नॉट अलाउ द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट आवर स्टेट, ठीक है, हमारे स्टेट में वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, ठीक है। समझ में आ गया? बन रही है ना क्लैरिटी पहले से ज़्यादा, क्योंकि ऐसे ही करना है। दिस इज़ द पॉलिटी सेक्टर। ऐसे ही देखिए हर एक सेक्टर में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। आपकी मैगजीन में कवर करवा दिया करूंगा मंथली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन एक चीज़ है यार, देखो चलिए वो बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए अब यहाँ पर एक बात देखो आप लोग कि सीबीआई बनाम राज्य का प्रभाव क्या होता है। अब सपोज करिए कि संघवाद को लेकर जब जब भी राजनीति होती है, संघवाद यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको लेकर के राजनीति होगी तो आप एक बात देखिए कि द वर्किंग सिस्टम ऑफ इंडिया विल बी डाइल्यूटेड। क्या होगा? ये प्रभावित हो जाएगा। किससे? क्योंकि अगर हम केवल और केवल यही चीज़ें करते रहेंगे तो जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्या है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ है, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो सकती नीतियों को संचालित करना, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि पढ़ते वक्त थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह भी अपने हैबिट में शामिल करिएगा, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होता है क्योंकि अभी तो आप प्रिपरेशन दौर में हो, ठीक है। इसके बाद जब सपोज़ करिए अगले साल या अगले से अगले साल आप एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसी चैलेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा यार हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे, अभी साइंस एंड टेक जब आपको पढ़ाऊंगा करंट अफेयर्स में तो बताऊंगा कि कुछ शब्द हिंदी के ऐसे होते हैं कि वो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे। जैसे वर्चुअल रियलिटी, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है, नहीं बना बच्चों से। क्यों? हिंदी मीडियम के अधिकांश बच्चों से पिछले साल तक शायद, ठीक है, अधिकांश बच्चों से नहीं बना। क्यों? बिकॉज ऑफ टफनेस ऑफ हिंदी। और इंग्लिश में अगर उन्होंने देखा होगा वर्चुअल रियलिटी, वो आसानी से कर सकते थे। तो दिस इज़ द टफनेस। इसलिए कहता हूँ कि बीच बीच में कुछ इंग्लिश शब्दावली भी यूज करते रहा करो। ऐसे ही चाहिए है हम क्लास की, बताते रहिए कि कौन कौन से बनाने। बिल्कुल अर्णव जी, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। इसका बहुत बेनिफिट होगा, इसलिए मैं लेकर आया हूँ इसको, ठीक है। ऐसे ही हर टॉपिक पर लेकर आता रहूँगा, ठीक है। उससे पहले ये है कि देखिए आप, जैसे नीरज सर हमेशा कहते हैं कि कर्तव्य की अधिकारों के साथ साथ कुछ कुछ कर्तव्य भी होते हैं, तो उसका भी ध्यान रखा करिए, ठीक है, क्योंकि उससे चीज़ें प्रभावित होती हैं। अब संघवाद को लेकर राजनीति होगी तो क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, राज्यों का काम प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग अपने स्टेट में देखिए या फिर डिस्ट्रिक्ट में देखो, ठीक है, कि अगर जब पॉलिटिक्स यानी कि इलेक्शन आते हैं तो सब काम ठप हो जाता है, लोग राजनीति करने लग जाते हैं ना। तो वैसे ही स्टेट का काम क्या है, वो प्रभावित हो जाएगा, और उससे क्या होगी कि जांच प्रभावित हो जाती है। तो दिस इज द मेन चैलेंजेस ऑफ सीबीआई एंड स्टेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात और आपको यहाँ पर समझनी है, चलिए समझते हैं। आइए पुलिस व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। संघवाद के वे कौन कौन से पहलू हैं जो सीबीआई बनाम राज्यों के मध्य विवाद से प्रभावित होते हैं। देखिए अगर एक ही टॉपिक पूरा बेसिक से समझ लिया अच्छे से तो आपको नेक्स्ट बार ये नहीं समझना है, क्योंकि ये आप ना, देखो मैं बताता हूँ आपको एक मज़ेदार रोचक किस्सा, ठीक है, कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान आप अभी जैसे ये एग्ज़ाम दे दिया मान लो, या नहीं देना है, अगले से अगले साल देना है, या अगले से अगले अगले साल देना है, तो आप देखोगे कि ये सीबीआई वाला जो मुद्दा है ना हमेशा ही हाईलाइट होगा। तो अगर आपने एक बार इसका नोट्स बना लिया तो जब अगली बार फिर अगली बार आपको यही मिलेगा, बनाना नहीं है, फिर आप इसको छोड़ देना, ठीक है। बस मुद्दा जान लेना कि इस बार किस स्टेट के साथ केंद्र सरकार की फाइटिंग हुई है, ठीक है। बस देखो पढ़ाई को ना मज़े के तरीके से लो, इन्जॉयमेंट, ठीक है, कि केंद्र सरकार है राज्य सरकार है लड़ रहे हैं आपस में दोनों, ठीक है, उससे देश की प्रगति भी रुक रही है, बट ये तो देखा नहीं जाएगा, ठीक है। खैर उसको छोड़िए, आइए आगे बढ़ते हैं। पुलिस व्यवस्था है,
संविधान की 7वीं अनुसूची। अब देखिए यहां पर 7वीं अनुसूची आ गई, तो लगे हाथ जल्दी से एक बार क्या करिए, पढ़ाई कैसे करनी है उसको भी देखिए। अब जब 7वीं अनुसूची आई तो लगे हाथ आप एक बार क्या करिए कि कितनी अनुसूचियां अपने पास, 12 अनुसूचियां हैं, उसको रिवाइज कर डालिए कि 12 में क्या क्या है, 8वीं में कौन सी लैंग्वेजेस है, 9वीं में क्या है, नगर पालिका या दुनियादारी जो भी है, ठीक है, आप उसको एक बार देख डालिए। एंटी डिफेक्शन लॉ अभी इसमें है करंट अफेयर्स के मुद्दे में, 10वीं अनुसूची, ठीक है, दल बदल कानून देख डालिए। तो अनुसूची शब्द आया, एक बार रिवाइज कर लो अपनी सारी अनुसूचियां, 12 हो गई, शुरुआत में 8 थी, ठीक है। क्वेश्चन एक बार यही कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम पर कितनी अनुसूचियां आपके सामने थी, तो दिस इज द मेथड ऑफ रीडिंग, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में पुलिस जो है बेसिकली किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर दिल्ली पुलिस को देखोगे आप तो वो सेंटर के अधीन आती है, ठीक है। इसलिए केजरीवाल सर जो हैं और नरेंद्र मोदी सर जो हैं उनके बीच में क्या होती रहती है, बीच बीच में फंसती रहती है, ठीक है, कि वो कहते हैं कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, अगर दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में आ जाए, अगर राज्य को पूर्ण, जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, तो ये कुछ कुछ बनती रहती है। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है कि दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वो उसमें किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए मैं देखो आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। मेरी करंट अफेयर्स की या मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी, इवन ऑप्शनल का भी जो होगा ना, तो आपको कुछ ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ कि आपको एकदम क्लैरिटी बनती चली जाएगी चीज़ों में, ठीक है। और नोट्स प्रोवाइडेड होंगे इस तरीके से कि आप बस उसको देखोगे एक बार तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे होगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है और राज्य को पुलिस के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार है, यानी कि इतने ज़्यादा अधिकार हैं राज्यों को, केंद्र, ठीक है, राज्यों को पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार के कानून बनाने के लिए, बट ठीक है। और हालांकि सीबीआई की स्थापना करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। अब देखिए यहां पर आपको एक पॉइंट मिला जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, कि सीबीआई की स्थापना करने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, तो कब इसको आप लोग एस्टेब्लिशमेंट देख सकते हो, 1946 में यू कैन सी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई, ठीक है। ये हो गया, केंद्रीय एजेंसी के रूप में पुलिस की भांति काम करती चली आ रही है। तो मेन चैलेंजेस समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक पुलिस है जिसकी चर्चा करी गई है, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पुलिस इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, और सीबीआई ने जो 1946 में कौन सा, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट डीपीएससी 1946 बनाया, उसमें भी सीबीआई एज अ कैसे रोल कर रही है, पुलिस के तरीके से। तो दो पुलिस तो नहीं हो सकती ना, दो, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि बीच बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है। तो याद रखिएगा, समझ में आ गया, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब इसका डीपीएससी अधिनियम यानी कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट, एक बार मेरे साथ बोल भी लिया करो, ठीक है, बोलो एक बार, जितने लोग देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो धारा है 5 और 6 क्रमशः अन्य क्षेत्रों में विशेष पुलिस स्थापना की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार और राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता से संबंधित है। तो जो देखिए एक क्वेश्चन तो सिंपल सा आ जाएगा कि राज्यों की सहमति आवश्यक है कि नहीं है, ठीक है। द परमिशन ऑफ स्टेट इज अलाउड और नॉट अलाउड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद यू इन द एग्जामिनेशन, ये होगा। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जो इससे संबंधित इस एक्ट की यानी कि 1946 के एक्ट की जो धाराएं हैं, बेसिकली आप इनको कौन से धारा से देखते हो, तो धारा 5 और धारा 6 ही है जो राज्य सरकारों की सहमति की आवश्यकता से संबंधित है। तो इसको हमने थोड़ा सा और एलेबरेट कर दिया कि इस एक्ट की धारा 5 और धारा 6 कैन बी, ठीक है, परमिटेड
कर सकती है, ठीक है, राज्यों और केंद्रों के बीच में सहमति के लिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वेरी गुड बेटा अनीस अर्नब, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, समझ में आया कुछ कुछ बात, वेरी गुड। अब देखो यहां पर एक शब्द बिल्कुल मजबूती से पकड़िएगा, यहां पर देखिए सहमति प्राप्त करनी होती है। दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पूर्व अनिवार्य रूप से, यहां पर देख लो क्या लिखा हुआ है, अनिवार्य रूप से सहमति राज्यों की प्राप्त करनी ही होगी। ये ऑप्शन आपका प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि अनिवार्य रूप से करनी होगी या चल सकता है कामकाज, तो अनिवार्य रूप से करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद राज्य सरकार की सहमति या तो मामला विशिष्ट या फिर सामान्य हो सकती है, ठीक है। सहमति या तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कर लो, ठीक है, या तो ये हो गई, या फिर किसी स्पेशल जो क्राइम वगैरह हुआ है, जो भी है करप्शन, उससे संबंधित एक स्पेशल बात होगी, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि किस तरीके से कंसेंट शामिल हो सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, अब आमतौर पर देखें तो राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में निर्बाध जांच में सीबीआई की मदद करने के लिए सामान्य सहमति दी जाती है कि अगर मान लो स्टेट में कोई ऐसा भ्रष्टाचार या करप्शन टाइप का कुछ हो गया तो ये सहमति देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें देखिए इस सहमति के अभाव में सीबीआई के प्रत्येक मामले में छोटी छोटी कार्रवाई करने से पहले भी राज्य सरकार को आवेदन करना होता है। तो दो ही बातें हैं, या तो एक बार अगर पूरे से दे दी अनुमति कि भाई कभी भी जांच कर लो, तो यानी कि द एंटायर स्टेट कम्स इनटू द सीबीआई, कम्स अंडर द सीबीआई, तो पूरा राज्य जो है सीबीआई के अंडर में आ गया। लेकिन अगर पूर्ण कंसेंट नहीं दी तो आपको मान लो सीबीआई को छोटे छोटे क्राइम में या करप्शन में भी क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक परमिशन बाय द स्टेट, आपको स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब देखिए एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यानी कि राज्य क्षेत्र अतीत, यानी कि सीबीआई की अवधारणा अधिक उन्नत है। इसमें राज्य टेरिटोरियल परिचालन को शामिल करते हुए विशेष जानकारी, तकनीकी ज्ञान आदि शामिल हो सकता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कंसेंट बस दे दी, अगर सीबीआई को लगता है कि कुछ उनको ज़रूरत है तो वो क्या कर सकते हैं, स्टेट से वो चीज़ मांग भी कर सकते हैं, या स्टेट चाहे तो अगर निष्पक्ष जांच हो पाए तो स्टेट क्या कर सकता है, वो चीज़ें उनको दिलवा भी सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, रेज हैंड वो ना आज वो नहीं लगा रखा कान में, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, मैं पूछ लूँ, मैं देख लूँगा, ठीक है, लिख लो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी उठना चाहिए, देखो अगर एक सीरियस यूपीएससी का एस्पिरेंट जो होता है ना, तो उसके दिमाग में ऑलवेज 24/7 कुछ क्वेश्चन रेज होने चाहिए अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। बिकॉज अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो कुछ समय के लिए आईएएस का सिलेबस ही आपका संविधान है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द यूपीएससी सिलेबस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, इज योर गॉड, इज योर एवरीथिंग, ठीक है, ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो वो हमेशा सिलेबस याद रखिए। कोई भी मामला आपके सामने आता है, सपोज करिए अभी इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, और चुनाव प्रक्रिया चालू, मतलब कि चुनाव में प्रचार सब तेज़ी से बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन इससे लोगों के राइट्स भी प्रभावित हो रहे हैं। तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि भारत में सहकारी संघवाद के मामले में ऐसे मुद्दे क्यों सामने आते हैं, ऐसा आखिर होता क्यों है? सर मुझे नोट्स बनाने हैं, इसके तो कैसे बनाएं, बस इसमें ये बता दीजिए, मुझे यही समझना था, क्योंकि पीडीएफ से नहीं ना पढ़ पाएंगे तो नोट्स बना लूँगा।
डिस्कस करते हैं इसमें। देखो, दो प्रकार के कैंडिडेट हैं जो कि यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं। आइए समझते हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, इसके पास कोई नोट्स नहीं है, ठीक है, इसके पास कोई भी नोट्स नहीं है, मतलब करंट अफेयर्स के बारे में बस बातें कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है, करंट अफेयर्स, बाकी तो नोट्स होने चाहिए, ठीक है। इसके पास कोई नोट्स नहीं है, इसके पास कुछ कुछ क्रिप्स नोट्स हैं, मतलब कि छोटे छोटे नोट्स, दोनों ही क्वालिफाई करते हैं। कैसे? इसलिए ऐसे कि जैसे अभी मैंने आपको बताया छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, तो अपनी जो करंट अफेयर्स की कॉपी है उसमें आप क्या करें, सीबीआई की स्थापना कब हुई, कौन कौन से कंसेंट हैं, अगर नोट्स बनाने हैं तो यहाँ देखिए कि जैसे ये क्वेश्चन आया कि ऐसे मुद्दे क्यों सामने आते हैं, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, आपको केवल ये लिखना है कि समवर्ती क्षेत्राधिकार, ठीक है, ये लिख दिया, और बाकी जो इसकी पूरी डेफिनेशन अंदर लिखी हुई है वो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करके रखना है, ठीक है। और इसके बाद शक्ति का केंद्र की ओर झुका होना, डायरेक्ट दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रीलिम्स के लिए नोट्स अलग बना रहे हो और उसके लिए अलग बना रहे हो मेंस के लिए, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि ये देखिए, ये एक मान लो पेपर है आपका A4 साइज़ का, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो आपने नोट्स बनाने हैं सीबीआई के बारे में, ठीक है, तो आपने यहाँ पर कोई डिटेल से लिख लिया एक बार। डिटेल का मतलब ऐसे कि मान लो इसमें 3-4 पन्ने में है, तो आपको क्या कर लेना है कि उसको आधे पन्ने में पॉइंट बाइज पॉइंट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद भी जब भी कब, और यहाँ ये वाली जगह छोड़ देनी है, ये वाली जगह इसलिए छोड़नी है कि भविष्य में कभी और इससे संबंधित न्यूज आती है, या मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आपको सीबीआई से संबंधित या स्टेट के फेडरल सिस्टम से संबंधित आपको कोई न्यूज या जानकारी मिल गई तो उसको यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अब जब ये लिखते चले जाओगे कुछ इस तरीके से बहुत सारे आपके पास नोट्स हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी न्यूज हो जाएंगी, तो आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, अगली बार ही आप मेंस के क्वेश्चन भी इससे ही पॉइंट निकाल करके लिख दोगे, ठीक है। अभी देखिए, अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, अब इससे संबंधित आप मेंस का क्वेश्चन भी नोट कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो उसमें। अच्छा, कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से सीबीआई को गठित किया गया, केंद्र सरकार की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो कि कानूनी रूप धारण नहीं करती, बट द कंडीशन ये है कि राज्यों के साथ कंसेंट लेनी पड़ती है। इसलिए वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं दोनों के बीच में इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। तो आपने ये लिख दिया, इंट्रो हो गया। इसके बाद आप बॉडी पार्ट लिखोगे तो बॉडी पार्ट में कुछ ये चीज़ें लिख दो, मतलब कि डायग्राम बनाकर वो आप लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद आप वे फॉरवर्ड लिखोगे तो आप अपना वे फॉरवर्ड दे सकते हो, है ना, तो फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ इस तरीके से बढ़िए और नोट्स भी बनते जाएंगे। नोट्स बनाना क्या, यहीं लिख दो, ठीक है। जिस लड़के को मैंने वो बताया था ना, देखो उसको क्या किया था, मैगज़ीन थी उसके पास ऑफलाइन मैगज़ीन खरीद लो, ठीक है। वो खरीदनी होती है मार्केट से, कहीं से भी नहीं मिलती, ठीक है, मार्केट से खरीद लो, ठीक है। और नहीं मिल रही है तो आप फिर अपना एड्रेस वगैरह भेज दो, जो भी होगा यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएंगी, है ना। वैसे मिल जाती हैं सब जगह ही है। और सबसे अच्छा साधन तो ये जैसे अनीस ने किया हुआ है कि क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है, मतलब कि इंटरनेट से निकाल लिया। तो उसमें क्या है, इसी के लाइन के बगल में, जैसे इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, यहाँ पर देखिए नोट्स बनाने के, इस लाइन के बगल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आया तो उसको यहाँ पर गोला बना करके या फिर ऐसे बना करके अंदर लिख दो, ठीक है। जब आप ये लिख दोगे तो आपकी जब मंथली लास्ट में मैगजीन जब आप ख़त्म कर लोगे तो जो आपने जो अंदर पॉइंट लिख रखे हैं ना, उनको उठा करके फिर एक पेज में लिख लो, ठीक है। तो वो आपका पूरा मैगजीन हो गई और वो एक पेज हो गया। जब आपका एग्ज़ाम आने लग जाए तो जो अंदर आपने लिख रखा है ना, तो जो आगे की इस मैगजीन की इंडेक्स होती है ना, उसमें से उसके आगे जगह होती है ना, इंडेक्स के आगे बहुत सारी, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो पॉइंट बाइज पॉइंट, एकदम पॉइंट बाइज। मैं एक आपको सैम्पल पेपर दिखाऊंगा उसका, ठीक है, कि कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। जिसको मैंने सजेस्ट किया था उसका देखिए करंट अफेयर्स की वजह से प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ, ठीक है। और कंडीशन तो देख ही रहे हो कि भाई 11 सिलेक्शन ही होते हैं, हमें ज़्यादा नहीं करना उतना है कि जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
इतना करके बोझा ढोके करेंगे क्या? पीछे अगर इतना सारा बोझा रखोगे तो आगे अपने आप क्या हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि खुद से एज्यूम करिए, पीछे एक 100 किलो का यादों का, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी हैं कि जो कि मैं तो ये नहीं कर पाया, मुझे वो नहीं मिली, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, ये सारा बोझा टांगे हैं। तो अपने आप से आप क्या पीछे की ओर झुक जाओगे। इसका मतलब है कि आप पीछे की तरफ जा रहे हो। उस सबको छोड़ो, उसको जाने दो, एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की, ठीक है। आगे की तरफ देखो, ऑलवेज सी द फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। हमेशा अप्रोच कैसे होनी चाहिए, सकारात्मक और भविष्यात्मक होनी चाहिए, ठीक है। नोट्स समझ में आ गए? ऐसे कर सकते हो बेटा, एक तो ये तरीका है। और नोट्स अगर नहीं भी बनाओगे अभी तो चलेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए। क्योंकि अभी आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, उसको जैसे पॉलिटी हो गया, उसके क्रिप्स नोट्स बना लो आप, ठीक है। ऐसे कुछ करते चले जाओ, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। तो सहकारी संघवाद के ऐसे मामले क्यों आते हैं? पहली बार तो ये है कि समवर्ती क्षेत्राधिकार है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ दोनों ही केंद्र और राज्य या फिर जो संस्थाएं बनती हैं वो एक साथ एक ही मंच पर आ जाती हैं, ठीक है। अब शक्ति का केंद्र की ओर झुकाव होना, कई बार ऐसा भी होता है कि जो पावर है, ऑल पावर कम्स अंडर द सेंटर। तो सभी कुछ क्या है कि केंद्र की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। दिखता नहीं है, दिखता है ऐसा है कि इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पावर्स है, बट द मेन एंड एक्चुअल सिस्टम इज दैट कि झुका हुआ है थोड़ा सा। आर यू गेटिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्टिकल 131 की जटिलता। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दिए हैं कि राज्य अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र सरकार को चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन भी अप्लाई कर दी कि आप कब कब दे सकते हो, कब कब नहीं दे सकते हो। सपोज करिए कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है, तो जो स्टेट है वो चुनौती नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि संविधान का मामला आ गया, और संविधान के मामले में एकमात्र और सर्वोपरि अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। और चैलेंजेस करने का तो सबको अधिकार है। समझ में आ रहा है? यस और नो लिखते जाओगे तो पता भी चलता रहेगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा सा अपने दिमाग की नसें खोलो, ठीक है, हर फील्ड में। चलिए, इसलिए मैं इस वाले टॉपिक को एकदम इलेबरेट करके पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि जो आगे के टॉपिक में पढ़ाऊँगा तो उसको थोड़ा सा क्रिप्स वे में पढ़ाऊँगा, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिर इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं। इम्पोर्टेंट इसमें मैंने आपको बता दी, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप मेंस का आंसर लिखने के लिए सीख रहे हो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट हैं, आप इसको खुद से पढ़ लेना। आर्टिकल 131 की जटिलता, एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है कि 2008 में चुनौती देते हुए यह कहा था कि छत्तीसगढ़ के अनुसार पुलिस राज्य सूची का विषय है तथा यह संविधान के प्रावधान के खिलाफ है, ठीक है। इसलिए किया था उसने, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और बातें हैं। ये पॉइंट जो ये ब्लैक वाले पॉइंट है ना, इन्हीं को नोट्स में रख लेना है, ठीक है अर्नब, इन्हीं को नोट्स में रख लोगे बेटा। ये देखो, शक्ति का केंद्र की ओर झुकाव होना। अब इसको एलेबरेट करने की आपको वो आनी चाहिए, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या, कौन कौन सी शक्ति ऐसी हैं जो झुकी हुई हैं, ठीक है। और इसके बाद 131 की जटिलता। अब जहां से 131 की जटिलता आएगी आपके दिमाग में, या आपने नोट्स में सपोज करो लिख रखा है 131 की जटिलता, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि 131 में तो यार सुप्रीम कोर्ट दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट को पावर है किस चीज़ के, कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। राज्य जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ क्या दे सकता है, चुनौतियां दे सकता है। तो ये चीज़ समझ में आ गई है ना। चलिए, तो ये दिमाग में आना चाहिए। अब समन्वय को बढ़ावा देने, वाद विवाद का प्रबंधन और संघर्ष समाधान के लिए कोई निकाय नहीं है। अगर हम डेफिनेटली या बेसिक तरीके से देखें तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई निकाय नहीं है जो एकदम निष्पक्ष टाइप का हो, ठीक है। वो कहीं ना कुछ पेंच फंस ही जाता है। कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंच फंस जाएगा, कहीं राज्य सरकारों का, कहीं आपका देखिए लोकल गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उनका भी फंस जाएगा पेंच, ठीक है। तो कुछ ऐसा है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया, कोई निकाय नहीं है, क्यों? क्योंकि एक आपको पुलकित सर ने यस और नो में जवाब दीजिएगा। देखिए ओनली एग्जाम फोकस ने आपको देखिए बहुत कुछ पढ़ा रखा है पॉलिटी में, ठीक है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट, नीरज सर की जो ज्योग्राफी क्लास चल रही है ना, मोर देन इनफ है,
उससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। बस आपको दिमाग को, जैसे नीरज सर कहते हैं ना कि कान पकड़ना है, चाहे आप सीधे सीधे पकड़ लो, चाहे हाथ पीछे डालकर पकड़ लो बस, ठीक है। तो मोर देन इनफ ज्योग्राफी है, ठीक है, उसमें बस आपको छांटना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया है कि कोई निकाय नहीं है, क्योंकि आपको पुलकित सर ने पढ़ाया होगा सरकारिया आयोग के बारे में, पढ़ रखा है ना सरकारिया आयोग, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है। तो अब जैसे ये वाला वर्ड आया तो कुछ बच्चे होंगे ये पढ़ के निकल जाएंगे सरकारिया आयोग क्या है, मतलब कि वर्ड पढ़ लिया, लेकिन आपको करना क्या है कि आपको सरकारिया आयोग यानी कि इसके साथ ही क्या पढ़ लेने हैं, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, ठीक है। कहां से, अपनी पॉलिटी की किताब से पढ़ लेना है भाई, पॉलिटी की किताब से ये पढ़ लो सेंट्रल स्टेट रिलेशन, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन हो गया तो बस बढ़िया है फिर, है ना। चलो, सरकारिया आयोग ने अंतरराज्य परिषद सचिवालय की स्थापना का सुझाव दिया था। तो अब एक वर्ड आया कि अंतरराज्य, अब देखो एक्चुअल बात बता रहा हूं कि नोट्स कहाँ बनाने हैं, नोट्स इनके बनाने हैं, बाकी सब नहीं लिखना, नोट्स बनाने हैं सरकारी आयोग के, नोट्स बनाने हैं अंतरराज्य परिषद सचिवालय के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इनके नोट्स बन जाएंगे तो फिर यहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे, वो पूछेगा कि अंतरराज्य परिषद सचिवालय क्या है, ठीक है। तो जो सरकारिया आयोग था बेसिकली गठित किस लिए किया गया था कि केंद्र राज्य संबंध, अब ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सरकारिया आयोग इज रिलेटेड विद द केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। ये चाहे कोई छोटा एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, हर जगह ही ये पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारी आयोग ने डिस्कस किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने एक ऐसा मंत्रालय या एक ऐसा सचिवालय बनाने की सुझाव दिया था, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो ठीक है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था, इसलिए समन्वय को बढ़ावा देने और अंतर सरकारी वाद विवाद का प्रबंधन करने के लिए यह स्वतंत्र निकाय नहीं है। अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि ये स्वतंत्र निकाय नहीं है तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आपको अब दिमाग में एक बात घूमनी चाहिए कि अगर ये जो है परिषद सचिवालय ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत, और गृह मंत्रालय कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आंतरिक हित फंस जाएंगे, ठीक है। इसलिए एक एथिक्स पेपर है, पेपर 4 वाला, ठीक है, तो वहां पर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, हितों में संघर्ष, किसमें संघर्ष, हितों में संघर्ष, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैंने कई बार देखा कि नीरज सर बात डिस्कस कर रहे थे एक बार कि आप लोग कह रहे हो जल्दी जल्दी कोर्स करो, अरे बेटा जल्दी जल्दी कोर्स तो करवा देंगे, फिर वो न्याय नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सोचो जो कोचिंग तुमसे 2 लाख रुपए फीस ले रही हैं, देखो मैं तो स्पष्ट रूप से बताऊंगा, 2 लाख रुपए जो फीस ले रही हैं वो भी 18 से 2 साल तक लेती हैं, और रिजल्ट आप खुद देख सकते हो, ये देखो 11+ रिजल्ट हैं, ठीक है। तो चीज़ें बेहतर तभी हो सकती हैं जब बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, समझ में आ रहा है ना, इशारा, समझदार को इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मत मचाया करो, सीखने की कोशिश करो, एक बार सीख गए ना तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, ठीक है, बस मेहनत से पढ़ते रहो। आगे आते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर में आएगा, और केंद्रीय गृह मंत्रालय तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो आप उसको देख ही सकते हो कि कहीं ना कहीं वो हितों में संघर्ष फंसेगा और जो जस्टिस है वो सही तरीके से निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब शक्ति का केंद्रीकरण टकराव उत्पन्न कर रहा है, ज़्यादातर क्या हो रहा है कि विश्वास की कमी बढ़ रही है, किसमें, सेंट्रल और स्टेट में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो सेंटर है कई बार अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, और उसी तरफ जो स्टेट है वो भी सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेगा, तो सिंपल सी बात है कि टकराव तो होंगे, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं, किसी ना किसी को तो धार अपनी कम करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए भिन्न राजनीतिक दल हैं। अब आपने जब पॉलिटी पढ़ी होगी, और एक चीज़ और, एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना है, एनसीईआरटी, ठीक है। एक 11th क्लास की एनसीईआरटी है, पॉलिटी के लिए आप उसको रेफर करिए, ठीक है, और हिस्ट्री के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी रेफर करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। 11th और 12th की हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लोगे तो ऑप्शनल जब शुरू करोगे तो आपको ये मान के चलो कि 30% हेल्प आपको उससे मिलेगी, ठीक है। अब आगे आते हैं।
टकराव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। अधिभार यानी कि टैक्सेस वगैरह जो हैं या फिर टैक्स के ऊपर टैक्स हैं, वो अभी पढ़ेंगे अपन। एंजल टैक्स वगैरह होते हैं, वो पुलकित सर आपको पढ़ाएंगे, और नहीं पढ़ाएंगे तो फिर करंट अफेयर्स की क्लास में वो डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, वो कर की हिस्सेदारी में होता क्या है कि केंद्र के करों का विभाज्य जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब सपोज करो कि आपको पहले केंद्र की तरफ से 50 करोड़ रुपया मिल रहा था, अचानक से केंद्र घटा के आपके रुपए कितने कर दे, 10 करोड़ रुपए। आपके खर्चे तो बराबर हैं, जनसंख्या बराबर बढ़ रही है, तो आप कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलोगे। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी बताया गया है कि वर्तमान में होता क्या है कि शक्ति का केंद्रीकरण ही एक समस्या या चुनौती का कारण बन के सामने आता है, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के दल भी हैं। अब जब जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, 10 व्यक्ति हैं एक थैले में, ठीक है, 10 के अपने अलग अलग विचार होंगे। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि वर्तमान में आपको एजुकेशन चाहिए है कि आपको आरक्षण चाहिए है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमें एजुकेशन दिलवा दो, आरक्षण तो ऐसा है कि वो तो एक थोड़ा सा ऐसा है कि हमें थोड़ी हेल्प करेगा, बट एजुकेशन कैन हेल्प द एंटायर लाइफ ऑफ आर, ठीक है, हमारी पूरी लाइफ भर काम आएगी एजुकेशन। तो वैसा करके कुछ। लेकिन अब जहाँ से ऐसा मैंने बोला कि एजुकेशन चाहिए कि आरक्षण, तो 10 व्यक्ति के सामने अपना विचार रखा, 10 के 10 अलग अलग अपनी राय रखने लग जाएंगे। तो ऐसा होता है डेमोक्रेसी में, बिकॉज डेमोक्रेसी में सबको बराबर का स्पीच, राइट टू स्पीच है। तो वो करते क्या है कि उनके अपने अपने विचार होंगे जो वो डिस्कस करेंगे किसी भी मैटर में। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इससे परेशानी भी होती है और इससे गलत डिसीजन लेने से भी रोका जाता है। तो ये है बैलेंसिंग अप्रोच, आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान क्रिएट करना पड़ेगा। नेवर गो विद वन साइड, किसी भी एक साइड में मत जाइए, क्योंकि हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब और अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आगे की राह क्या होनी चाहिए वो सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है। केंद्र राज्यों के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये नोट्स में शामिल कर सकते हो इसको, ठीक है, कि केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने सहकारी संघवाद बेहतर बनाने के लिए कई सिफारिशें और कार्यवाही योग कदम उठाए हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि पिछले से पिछले बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था कि सरकारिया आयोग या पुंछी आयोग किससे संबंधित है। तो आपको इंपॉर्टेंट हो गया, ये है पढ़ने का तरीका, यहाँ से निकालिए चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो कुछ ऐसे आयोग बने हैं जो जिससे संबंधित हैं, तो वो याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? यस और नो बोलते रहिएगा, ठीक है। अब राज्यपाल का इन्होंने बोला था कि राज्यपाल का पद देखिए अराजनीतिक होना चाहिए। अब मेंस में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सर कसम से आज कुछ ज़्यादा, ये अर्नव के बोलने का स्टाइल है, कसम से सर एकदम बिल्कुल जोश में, जैसे आर्मी वाले नहीं होते, जवान हाउस द जोश, कैसा है आपका जोश, एकदम बोलते हैं जोश में, वैसे ये सही भी है, ठीक है। एक यूपीएससी के कैंडिडेट को ऑलवेज भी एनर्जेटिक, हमेशा ऊर्जावान रहना चाहिए। ऊर्जावान व्यक्ति सकारात्मक हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा, और वो उसकी इंटायर जर्नी जो है स्ट्रगल की, उसको भी पॉजिटिव बनाएगा, और वे फॉरवर्ड उसका जो होगा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच उसका जो होगा वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। फुल जोश, बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो ये करना है, मतलब एनर्जेटिक हमेशा ही रहना है। आज थोड़ा सा दिमाग की नसें खोलने वाली क्लास थी। नीरज सर मुझसे चर्चा कल कर ही रहे थे कि कुछ ऐसी क्लास लेकर आनी है। एक क्लास नीरज सर भी लेकर आएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। बस लेकिन आप लोग ना गड़बड़ करते हो यार, ठीक है। अपने कर्तव्य हैं जो उनको भी पूरा करते रहो। देखिए कई बार आपको ना तैयारी के दौरान आपको मैं बताता हूँ कि एक रिक्शे वाले का बच्चा भी आईएएस बन जाता है, ठीक है। ये खैर एग्जाम्पल है, लेकिन इसके लिए क्या थोड़ा सा संसाधन तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल छोड़ते हैं, ठीक है। तो मेहनत देखिए हर चीज़ मांगती है। अगर आपको चीज़ें प्रोवाइड तब करवा पाएंगे यहाँ से जब आप भी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करोगे। इसलिए थोड़ा सा अपनी जर्नी को स्ट्रगल बनाइए, ठीक है, और
जो आपके दायित्व है ना वो करते रहिए, मैं वो बोलूँगा नहीं, आप समझ गए होगे। ठीक है, आपकी तरफ से हर बार लेट होता है, ठीक है, तो लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटरमेंट आपको तब मिल सकता है जब आप भी अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते रहोगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सही तरीके से चीज़ों को समय पर कर दिया करोगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसमें कोई बहाने नहीं होते यार, ठीक है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति के पास समस्याएं हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो। हाँ, काफ़ी समझदार हो आप लोग वो देखो कहना ठीक नहीं लगता, ठीक है, लेकिन बात यह है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी ना उभरे मोती मानस चून, ऐसा कुछ है ना डायलॉग। तो पानी उस टाइम पर इम्पोर्टेंट था। ठीक है, रहीमदास कहते हैं कि पानी इम्पोर्टेंट है, पानी के बिना ना तो मानव और ना ही आटा जो गूंथा जाता है ना आटा, ना पानी पानी के बिना ना तो मोती और ना ही मनुष्य और ना ही आटा, इन तीनों का निर्माण ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैसे ही है भाई। हाँ हाँ, ठीक है समझ में आ गया, समझदार हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक है, तो राज्यपाल का पद अराजनीतिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पॉलिटी में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल कई बार अपने कर्तव्यों का, ध्यान से सुनिएगा, अब सब भूल जाओ, वो आप शाम को कर देना, ठीक है, लेकिन व्यवस्था करो यार, ठीक है, शाम को कर देना। अब इसमें देखिए कि जो राज्यपाल है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाता है, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच में हमेशा हमें विवाद के बिंदु देखने को मिलते हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन आ गया, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? अब एक टसन तो आपको फुलके सर ने बताया होगा, कई बार नीरज सर ने भी डिस्कस किया है, मैंने भी शायद वो शक्तिमान क्लास जो चलती थी उसमें भी डिस्कस किया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा होती है, और राज्यपाल काम करता है राज्यों के हेड के रूप में, यानी कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है ना? जैसे कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्यपाल अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लेकिन राज्यपाल एक चुनाव प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, इसलिए उसको जो नियुक्त करेगा वो उसका क्या बन जाएगा, एक प्रकार से पपेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक बार बोला गया था सीबीआई के लिए कि सीबीआई केंद्र सरकार के पिंजरे में कैद एक तोता के समान है, जैसा वो बोलेगा वैसा ही वो बोलेगा। ठीक है, तो वैसा करके कुछ तो अगर कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन करवाना है तो हमें एक निष्पक्ष या पारदर्शी क्या करना पड़ेगी, नियुक्ति करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए यही एक दिक्कत आती है इसमें कि केंद्र सरकार नियुक्त करती है राज्यपाल को, इसलिए राज्यपाल कई मामलों में चुप रह जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष, ठीक है, जो दो राज्यों के बीच में क्या होती हैं, बीच में जो बातें होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि वो भी कई बार एक सही वे ऑफ फॉरवर्ड में निकल कर नहीं आती, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अपने अपने हित हो सकते हैं। कानून निर्माण पर राष्ट्रपति का वीटो का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सेम कंडीशन कम्स विद इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब प्रेसिडेंट की नियुक्ति भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं द मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसके साथ जुड़ी होती है, जिसके पास ज़्यादा लोकसभा में राज्यसभा में सीटें, प्रेसिडेंट उसका, समझ रहे हो ना, जिसके पास जितनी राज्यों में जितने राज्यों में सरकारें ज़्यादा जिस पार्टी की, उसका राष्ट्रपति। तो कई बार क्या होता है कि जो निर्दलीय सदस्य होते हैं या अदर पार्टी यानी कि जो अपोजिशन पार्टी के सदस्य होते हैं, अगर कोई बिल लेकर आया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी हो जाती है कि अगर वो केंद्र सरकार के हित के साथ नहीं फिट बैठता तो उस पर वीटो लगाने की पावर किसके पास है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये एक मुद्दा भी है जिसको सरकारी आयोग और पुंछी आयोग ने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म होना चाहिए। समझ रहे हो ना? ठीक है, इतना ही समझना है बस। ठीक है, अब अगर कोई एक और इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है कि भाई कोई इंटरनेशनल इशू जब सामने आता है तो होता क्या है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना है तो केंद्र सरकार के पास एंटायर पावर है। ठीक है,
they the central power can't share the power with state government, वो शेयर ही नहीं करते, ठीक है। और अगर सपोज करो आपका मान लो डिस्ट्रिक्ट है कोई, आपका मान लो स्टेट है, मान लो बिहार है, ठीक है, और बिहार में पटना में कोई फैक्ट्री लगानी है फ्रांस को आकर, ठीक है, तो पहले हमें फ्रांस पूरी शक्ति है केंद्र सरकार के पास कि वो समझौता करके वहाँ फैक्ट्री लगवा सकती है, लेकिन इसमें स्टेट की मर्जी कहाँ गई भाई, वो भी तो हमें देखनी पड़ेगी। तो स्टेट को भी शामिल कर लेना चाहिए, ऐसा सही रहेगा, क्योंकि स्टेट को अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा पता है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में बैठकर अब अगर मान लो जैसे चेतिया ही ले लो, यही याद आ गया, ठीक है, तो उसमें ही अगर कोई डेवलपमेंट करना है तो मोदी जी को नहीं पता कि उस गली की समस्याएं क्या हैं, किसको पता होगा, उस जगह में रहने वाले एक आम नागरिक को। इसलिए आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी बनाई गई थी, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ है, इसलिए राज्यों को भी शामिल कर लेना चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग और पूंजी आयोग ने कहा है, ठीक है। और राजकोषीय क्षमता भी बढ़ाना चाहिए। अब इसमें क्या है कि केंद्र सरकार का हिस्सा कम ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केंद्र अपना कम करती जा रही है, केंद्र को भी तो पैसा चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं सब राज्यों को दे देगी, तो राज्यों को भी चाहिए, केंद्र को भी चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन हो पैसे का तो सही रहेगा। तो राजकोषीय समस्या जो है वो भी एक दिक्कत का सामना बन जाती है। चुनाव में सुधार होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी सामने आ जाते हैं, चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से संसद में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो चुनाव की प्रक्रिया जो है निष्पक्ष होनी चाहिए, एकदम लीगली होनी चाहिए, ठीक है, वो है। पैरामीटर जो है वो हाई होने चाहिए ताकि कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग वहाँ पर ना आ पाएँ जो समाज के हित के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और ऐसा देखिए हर जगह होना चाहिए, हर जगह का ऐसा कि ऐसा नहीं है कि केंद्रीय सेक्टर में होना चाहिए, स्टेट लेवल पर भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, हर जगह। ठीक है, कुछ सिफारिशें भी आई हुई हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, वो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है इसके बारे में। अब हो सकता है कि बहुत सारी क्लैरिटी आ गई होंगी, कुछ क्लैरिटी आई हो तो एक बार बताएं। याद है आपको, हमें लगा भूल गए आप। अच्छा भाई, मुझे देखो सब याद रहता है, तो थोड़ा सा देखिए इसलिए अपने सपनों को भी याद रखिए। देखो देर सवेर और जोश में कोई काम नहीं लेने हैं, जितना शांति, एक शब्द याद रखिएगा। अभी ऑप्शनल वगैरह जब स्टार्ट मैं करूँगा, आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो करिएगा, ठीक है। एक शब्द आपको हमेशा बोलूँगा, ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लो। शांति से ही क्रांति होती है, शांति से ही क्रांति होती है, ठीक है। शोर शराबे शो ऑफ से कुछ नहीं होता, ठीक है। शांति से आगे बढ़िए, क्रांति पक्का ही होगी, ठीक है। आज बहुत टॉप लगा, अच्छा चलिए ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको सीबीआई के बारे में बता दिया, स्टेट के बारे में। अब एक दो न्यूज और डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, तब तक समझिए, ठीक है। एक एनवायरनमेंट की भी न्यूज डिस्कस करेंगे और एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की भी, ताकि आप लोग उसको भी किस तरीके से टैकल करना है। आप ये पॉलिटी का पूरा पोर्शन पढ़ लोगे ना, फिर पढ़ लीजिएगा घर में और अपना आईआर जो है उसको शुरू कर दीजिएगा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, ठीक है। ये दो चीज़ें हो जाएंगी, तो अगर बीच में रहा तो संडे के अलावा भी एक क्लास और लग जाया करेगी, ठीक है। ये कर लेंगे अपन, ठीक है। परेशान नहीं होना है, बस अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन समय से किया करिए बस, नहीं तो फिर क्लास आपकी ऑफ हो जाती है, किसी को हटा दिया जाता है, ठीक है, वो सही नहीं लगता। क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचने से आपके सपने भी कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है। सपने के बीच में छोटी छोटी चीज़ें कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए एक और यहाँ पर मुद्दा अभी सामने निकल कर आया था करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि विक्की कौशल ने कटरीना कैफ के साथ शादी कर ली, ठीक है, हमारे साथ क्यों नहीं करी। चिंता का विषय हो सकता है बहुत सारे युवाओं में, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। चिंता का विषय ये होना चाहिए कि आपके यूपीएससी सिलेबस में कटरीना और विक्की कौशल की शादी है कि नहीं है। तो नहीं है भाई, ठीक है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है, बस चित्र देख लो एक बार दूर से,
ठीक है, कि काश अगर मैं भी कुछ बन गया होता तो, ठीक है, उसको छोड़ो, अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, हंसने से काम नहीं चलेगा। सुर्खियों में क्यों है? देखिए हाल ही में वित्त मंत्रालय, अब देखिए जब वित्त मंत्रालय की बात आई तो मैगजीन कैसे पढ़ना है उसको समझिए। वित्त मंत्रालय की बात आई तो आपके सामने हाल आ जाना चाहिए 280। कौन सा आर्टिकल? 280, 280 है ना, ठीक है, तो ये आ जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, किस पार्ट में, कहाँ पर है, उसकी कार्यशैली क्या है, उसके जो डायरेक्टर हैं वो किस तरीके से नियुक्त होते हैं, ये सब आ जाना चाहिए। तो वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग में, अब इसके अधीन एक व्यय विभाग भी है, यानी कि जो खर्चे वगैरह मैनेज करता है, ठीक है, ने सार्वजनिक खरीद और परियोजना प्रबंधन में सुधार के लिए निर्देश जारी करे हैं। अब एक बात देखिए कि देश का वित्त मंत्रालय, अगर आप सब भूल जाइए, सीधे यहीं आ जाइए कि आप ओनली एग्जाम फोकस में यूपीएससी आईएएस का बैच ज्वाइन किए हुए हैं और यहाँ पर अपना सेंटर फोकस करिए, ठीक है। अब सोचिए देश का वित्त मंत्रालय जो है, जो पूरा पैसा हैंडल करता है, वो बोल रहा है, उसका जो व्यय विभाग है वो बोल रहा है कि जो सार्वजनिक खरीद है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर का प्रिक्योरमेंट है और परियोजनाएं जितनी भी हैं उसके प्रबंधन में हमें सुधार करना है। अगर सुधार करना है इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, समझ रहे हो ना, कहीं ना कोई गड़बड़ी है, या तो ज़्यादा खरीद हो रही है, खरीद ज़्यादा हो रही है तो जो हमारी योजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, पब्लिक सेक्टर की अलग और प्राइवेट सेक्टर की अलग, स्टेट लेवल पे अलग, कुछ इंडिविजुअल भी कुछ भले के काम करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे काम हैं भले के जो इंडिविजुअल करते हैं, सभी करते हैं, आप करते हो, मैं भी करता हूँ, नीरज सर, बाकी सभी करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक खरीद और परियोजना संबंध प्रबंधन में सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद और विभिन्न परियोजनाओं का निष्पादन शामिल होता है। तो सार्वजनिक खरीद में पता चल गया क्या क्या होता है कि कोई भी वस्तु या सेवा हम खरीदते हैं वो आती है और विभिन्न परियोजनाएं इसमें शामिल होती हैं। तो वो सारी चीज़ें, खरीदी गई वस्तुएं या फिर खरीदी गई सेवाएं जो कि सरकारी संस्थाएं खरीदती हैं उसको हम इसमें शामिल कर लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में अगर देखें तो कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब ये जो नियमावली है, अब अगर ये इम्पोर्टेंट न्यूज रही है इंटायर ईयर में तो आपसे डेफिनेटली ये हो सकता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाए कि सामान्य वित्तीय नियम 2017 की जो नियमावली है उसमें इनमें से कौन कौन से तत्व शामिल नहीं हैं। तो आपको ये पूरा पढ़ लेना चाहिए, है ना, यही पढ़ने का तरीका भी है। अब इससे संबंधित कुछ बातें भी हैं कि देखिए सार्वजनिक प्रावधान भी आपके लिए किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान, संविधान में भी किस तरीके से खरीदारी होगी उसके बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 246 में भी है, आर्टिकल 288 में भी है, 298 और 99 और 300 में भी ये बातें करी गई हैं, ठीक है। कुछ विधायी प्रावधान भी हैं, कुछ लॉज वगैरह भी हैं जो इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, जैसे कि संविधा अधिनियम 1872 ब्रिटिश काल का है। इसके बाद वस्तुओं की बिक्री अधिनियम की वस्तुएं कैसी बिकेंगी, 1930 का अधिनियम है हमारे पास। अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 भी है हमारे पास। अब मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 भी है। इसका प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। अब इसमें तो देखिए एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब ये जो है ना, इनकी आप डेट जब नोट्स बनाओगे ना तो इनको डेट से याद कर लेना, ठीक है। कि जैसे मैं आपसे बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि संविधा अधिनियम कब आया था तो 1872 बता देना। ऐसे ही आपके 4 ऑप्शन दे देगा, चारों को लिख देगा और कहेगा इनमें से कौन सही मेल नहीं खाता। पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी है और वनडे एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाओगे, है ना। तो ये देखिए वस्तुओं की बिक्री अधिनियम मैं पूछूं 1930 में आया था, ठीक है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कब कानून बना, 1988 में बना। मध्यस्थता और सुलह कानून कब बना, मध्यस्थता और सुलह कानून कब बना आपका 1946 में, 96 में बना। तो आपसे डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एक्ट 2002 में ये पूछा गया था, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कुछ प्रशासकीय दिशा निर्देश भी हैं। एक तो वो है जो संविधान में वर्णित है कि कैसे क्या करना है,
दूसरा कुछ नियम कानून है जो कि बनाए गए हैं किसके द्वारा, हमारी या तो एग्जीक्यूटिव हो लेजिस्लेटिव हो सकती है, कुछ और जगह से भी बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तीसरा कुछ जो हमारे प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने उन्होंने भी दिशा निर्देश दे रखे हैं, तो उनको जैसे DEPR 1978, अब इसको आप लोग जैसे ये है, तो जो नोट्स बनाने का तरीका है ना जो आप पूछ रहे थे, उस लड़के को जो मैंने बताया था ये था कि अब DEPR जो है आपको इसको सर्च कर लेना है गूगल से, और गूगल से सर्च कर लोगे तो इसकी फुल फॉर्म और इसका कुछ 2-3 पॉइंट जान लो कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सामान्य वित्तीय नियम 2017, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद MSME एक्ट जो है 2012, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। 1 मिनट रुक जाइए बस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब एक इंपॉर्टेंट बात ये और निकल कर आती है कि एक तो संवैधानिक प्रावधान हो गए जो आपको पढ़ लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% यहीं से पूछे जाते हैं। विधायी प्रावधान, प्रशासकीय दिशा निर्देश, और इसके बाद कुछ निरीक्षण वाली बातें भी आ जाती हैं। क्या? निरीक्षण। ठीक है, कौन करेगा? ठीक है, अलग अलग होते हैं। एक तो CBC होता है, CBC से संबंधित सीधे सीधे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में भी डिस्कस करना है कि कौन से आर्टिकल में है और साथ ही साथ इसके काम क्या हैं। ठीक है, ये। इसके बाद CCI है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रतिस्पर्धा आयोग कहीं ना कहीं उसी से जुड़ जाएगा जो हमारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में आया था वो। ठीक है, इसके बाद CBI भी है, कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कुछ और भी हैं, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो ये देखिए मैंने आपको करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझाए हैं, इसको याद रखना है। किसी को अगर अब कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है, 2 मिनट केवल बात कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है। अब देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। अब देखो ये जैम क्या होता है, यानी कि सरकारी ई-मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करने अलग से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कई बार ये भी बनता है कि एक इसमें टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? दल बदल कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एक दल से दूसरे दल में जाने की प्रक्रिया क्या है, अगर चले जाते हैं तो किसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, किसकी रहेगी, ये सब आपको पॉलिटी में पढ़ाया गया होगा। बस आपको रिवाइज करंट अफेयर्स के तौर पर हो जाएगा, यही करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में भी आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए, फिर आज की क्लास को ये मैं अगली बार डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में देखिए ये होगा दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, और कुछ एनवायरनमेंट के पोर्शन भी होंगे ताकि आप उसको भी शुरुआत कर पाओ। तो किसी का कोई क्वेश्चन है लास्ट टाइम हैंड रेस करिए और पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को फिर ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर ओके, गुड बाय, जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का जरूर ख्याल रखना है,
और बाय बाय। और अपने कर्तव्यों का विशेष ध्यान रखिए, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, उसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आइंदा से आगे से आपके किसी भी चीज़ में लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी आपकी पढ़ाई भी है। क्या फ़ायदा आपकी क्लास जो है वो प्रभावित हो जाए फिर, है ना। चलिए फिर बाय बाय।